स्टूडेंट, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं अपना पहले वाला टॉपिक लेकर ही। और हमारा वो टॉपिक था वाक्य और उसके भेद। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य बताए थे। वाक्य क्या होते हैं, उसके कितने अंग होते हैं और किस किस आधार पर हमने वाक्यों को बांटा है और वाक्य के कितने भेद हैं, हमने ये आपको उसमें बताया था। और हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास अर्थ के आधार पर हैं वो 8 प्रकार के हमारे वाक्य हैं। हमने उसी वीडियो में यानी इससे पहली वीडियो में आपको सरल वाक्य भी बता दिया था। फिर से शुरुआत यहीं से करेंगे, रचना के आधार पर। यानी आज का जो हमारा विषय है वो है वाक्य और उसके भेद। उसमें भी जो रचना के भेद हैं उस पर हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर यानी वाक्यों की रचना किस प्रकार हुई, उस आधार पर हमने वाक्यों को 3 भागों में बांटा। ये एक हमने छोटा सा यहाँ चार्ट भी बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे वाक्य हैं। इसका एक अर्थ के आधार पर जिसके 8 भेद हैं हम आपको बता चुके हैं, और रचना के आधार पर इसके हमारे पास 3 प्रकार के भेद हैं, या ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। सरल वाक्य वैसे तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, पर एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया होती है। वो वाक्य हमारे सरल होते हैं। वैसे भी सरल का जो नाम है वो सरल ही होता है बिल्कुल, तो ये वाक्य बिल्कुल सरल होते हैं। ये उदाहरण हमने यही बताए थे और ये फिर से एक बार पढ़ देते हैं। बालक खेलता है, बच्चा पेड़ पर चढ़ रहा है, रानी सवेरे से पढ़ रही है, परम चित्र बनाता है। अब हम रचना के आधार पर जो दूसरा हमारा भेद है वो है संयुक्त। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये आपको समझाएंगे, ये आपको बताएंगे। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ, इकट्ठा होना। भाई वाक्यों को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? वाक्यों को हम इकट्ठा करेंगे कि हम कोई शब्द लगा देंगे उनके बीच में या कोई शब्द हटा देंगे। शब्दों के द्वारा ही हम इनको इकट्ठा करेंगे यानी संयुक्त करेंगे। तो जब 2 स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक से जुड़े हों, हमने आपको बताया था ये योजक, समुच्चय बोधक, योजक बताए थे आपको, संबंध बोधक, ये सब पढ़ाए थे हमने आपको, है ना। तो ये स्वतंत्र होते हैं ये वाक्य। वाक्यों को अलग करने पे दोनों वाक्य अपना अर्थ देते हैं। यानी 2 पद, पद मतलब शब्द, या फिर 2 वाक्य, ये किसी योजक से आपस में जुड़ जाते हैं और एक वाक्य बना देते हैं। उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब इसमें जो खास बात है, अगर आप वो योजक हटा दो तो दोनों ही वाक्य अपना अर्थ अलग अलग हमें देते हैं। अब यहां हमने एक उदाहरण लिखा है, देखिए, मां आई और बच्चों को भोजन दिया। अब यहां पे ये जो और है ये हमारा योजक है। इस और से ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य दोनों जुड़ गए हैं। आप कल्पना कीजिए या सोचिए मन में कि और हमारे पास नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास वाक्य हुआ मां आई। बिल्कुल ये हमारा पूर्ण वाक्य है, हमें पूरा अर्थ दे रहा है। बच्चों को भोजन दिया, ये भी पूर्ण वाक्य है। यानी ये 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, अलग अलग। स्वतंत्र का मतलब जो अपने अपने अर्थ दे रहा है वो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, है ना। तो ये दोनों वाक्य इस योजक और से आपस में संयुक्त हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब जैसे मीरा ने झूठ बोला इसलिए मां ने डांटा। मां ने डांटा और मीरा ने झूठ बोला, ये इसलिए से जुड़ा हुआ है, ये योजक है हमारा। तो ये हमारे 2 स्वतंत्र वाक्य हैं और ये योजक से जुड़ गए हैं और इन्होंने संयुक्त वाक्य का रूप ले लिया है। इसमें परंतु, किंतु, और, की, लेकिन, तथा, अथवा, अन्यथा, इसलिए
जो है या वरना, इस तरह के वाक्य के अंदर शब्द आते हैं। यानी ये जो शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, इनसे जो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं वो जुड़ते हैं। तीसरा इसका हमारा भेद है मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक वाक्यों से होती है, इसमें एक वाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा या जो भी वाक्य बचते हैं वो गौण वाक्य या आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। कहीं कहीं पर अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे मान लीजिए, तो वहां आपको कहीं पर गौण भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर आश्रित मिलेगा। दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। तो इनमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में ये भी योजक से जुड़ते हैं और एक से अधिक वाक्य होते हैं जिन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। जो हमारा एक वाक्य होता है वो प्रधान कहलाता है और दूसरे जो वाक्य हैं वो हमारे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब आश्रित उपवाक्य क्या है कि ये अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से नहीं देते। आश्रित उपवाक्यों का अर्थ जानने के लिए हमें प्रधान वाक्य को पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। यानी प्रधान वाक्य के साथ जब हम उसे बोलेंगे या लिखेंगे तभी हमें आश्रित उपवाक्य का अर्थ जो है वो पता चलेगा। यानी आश्रित उपवाक्य का अर्थ जो है वो प्रधान वाक्य के ऊपर निर्भर करता है, जबकि जो हमारे संयुक्त वाक्य हैं उनमें अगर योजक हटाए तो दोनों स्वतंत्र वाक्य यानी दोनों अपना अलग अलग अर्थ, पूर्ण अर्थ दे देते हैं। अब जैसे हमने लिखा भी है कि गौण से अर्थ है दूसरे पर निर्भर, यानी गौण वाक्य वो होता है जो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। अब क्योंकि ये अपना अर्थ दूसरे वाक्य के साथ मिलकर देता है इसलिए वो प्रधान वाक्य कहलाते हैं। तो एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य या गौण उपवाक्य। अब जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। अब यहां पर ये देखिए, ये हमारा की योजक है। ये की इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अब हमारा जो वाक्य है वो यहां पर खत्म हो गया। देखिए मालिक ने कहा पूरा वाक्य है। अब ये की इसके साथ गया तो की कल छुट्टी है। अब की लग जाने से कल छुट्टी है हमें पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। मान लीजिए ये की ना हो, कल छुट्टी है, तब तो आप अर्थ समझ जाएंगे इसका। तो ये जो कल छुट्टी है ये इस के साथ मिलने पर ही अपना पूर्ण अर्थ हमें देगी। हम इसका अर्थ तब समझेंगे जब कि कल छुट्टी है को हम मालिक ने कहा के साथ पढ़ेंगे, तब हमें इसका अर्थ पता चलेगा। अब जैसे शिखा जो पहली गली में रहती है वो मेरी सखी है। अब यहां पर भी शिखा, कौन सी शिखा भाई? जो शिखा, ठीक है, वो मेरी सखी है। ये हमारा वाक्य बिल्कुल हमें अर्थ दे रहा है, वो मेरी सखी है। लेकिन ये वाक्य जो है इस वाक्य के ऊपर ये वाला वाक्य निर्भर कर रहा है। शिखा जो पहली गली में रहती है, ये जो वाक्य है ये अपना अर्थ इसके साथ मिलकर हमें दे रहा है। समझ में आ गया है ना? हाँ, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है और जो निर्भर करता है वो हमारा आश्रित, यानी उसके ऊपर आश्रित होता है वो। तो इनमें क्या होता है कि जब हम इनमें से योजक हटा देते हैं तो फिर एक का अर्थ हमें पता नहीं चलता, जबकि संयुक्त में हमें योजक हटाने के बाद दोनों का अर्थ जो है वो पूरा स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाता है। यहां पर हमें एक के जानने के लिए, एक अर्थ के जानने के लिए दूसरे वाक्य को पढ़ना ही पड़ेगा। और जिस वाक्य का अर्थ जानने के लिए हमें जो वाक्य पढ़ना पड़ता है, तो जो वाक्य पढ़ना पड़ता है, जो अपना वाक्य जिसके साथ मिलकर अर्थ देता है वो हमारा प्रधान वाक्य होता है। अब हम बताएंगे कि प्रधान वाक्य और गौण वाक्य क्या होते हैं। तो जिन वाक्यों की क्रिया मुख्य होती है वो हमारे क्या होता है, वो हमारा प्रधान वाक्य होता है। अब जैसे मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, ये हमारा एक निश्चित वाक्य है, ठीक है।
अब हम इसकी कैसे निकालते हैं कि कौन सी क्रिया हमारी जो है वो मुख्य क्रिया है। जिसकी मुख्य क्रिया होगी वही हमारा प्रधान वाक्य होगा। तो हम कैसे निकालते हैं? अब जैसे ये वाक्य हमारे पास है, मोहन परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता है, मिश्र वाक्य है ये। अब हम क्या करते हैं, मुख्य क्रिया जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमें पता चले कि ये मुख्य क्रिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलेंगे। अभी हम आगे रूपांतरण भी आपको बताएंगे, यहाँ उदाहरण देखिए वैसे ही आपको समझा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि सरल वाक्य बना लेते हैं। सरल वाक्य करने पर जिस वाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो जाता है वो हमारा आश्रित वाक्य होता है, और जिसकी क्रिया ज्यों की त्यों रहती है वो समझो हमारी मुख्य क्रिया है, तो वो वाला हमारा प्रधान वाक्य होता है। अब देखो, जैसे मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब ये देखिए, अवश्य सफल होता, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है ना, तो ये हमारा प्रधान वाक्य है। मोहन परिश्रम करता, हमने यहाँ पे कर्ता को किस में बदल दिया? करने पर, यानी इस क्रिया का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन होने के कारण ये करने पर आ गया। तो क्योंकि इस क्रिया की का परिवर्तन हुआ है, इस वाक्य की क्रिया का परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये हुआ आश्रित उपवाक्य। और इसमें नहीं कोई परिवर्तन हुआ, यानी ये मुख्य क्रिया हुई, तो ये हुआ प्रधान वाक्य। आमतौर पे जो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं, एक सरल आपको ट्रिक छोटी सी बताते हैं कि अगर जो हमारे आमतौर पे जो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं वो की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि से शुरू होते हैं, और आश्रित गौण उप एक ही बात होती है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चाहे गौण वाक्य कहिए, चाहे आप आश्रित उपवाक्य कहिए, चाहे गौण उपवाक्य कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब जो हमारे उपवाक्य हैं, यानी जो हमारे मिश्रित वाक्य के उपवाक्य हैं, उनके आगे तीन भेद होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। प्रधान वाक्य में जो संज्ञा है उसके स्थान पर जो आश्रित उपवाक्य है वहां पे प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा संज्ञा उपवाक्य। जैसे हरि ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं चाहता, तो यहाँ पे ये लड़ाई नहीं चाहता, ये किसकी जगह प्रयोग हो रहा है? हरि के लिए। हरि क्या है? संज्ञा है हमारी। छात्र जानते हैं कि परिश्रम करना कठिन है। अब जो जैसे छात्र जानते हैं कि परिश्रम करना हमारा मतलब कठिन है, ये हमारा वाक्य है। अब यहाँ पे जो परिश्रम करना कठिन है, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? इस छात्र के लिए। छात्र क्या है? संज्ञा है, तो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। और सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य जो है वो की से आरंभ होते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये की यहाँ पर लगा हुआ है। अब है विशेषण उपवाक्य, जो हमारे प्रधान वाक्य हैं, यानी ये जो हमारे मिश्रित वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं, उनके तीन भेद हम आपको पढ़ा रहे हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, तो चोरी करना इस आदमी की विशेषता हो गई। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, तो अवश्य सफलता किसे मिलती है? मेहनत करने वाले को। तीसरा है क्रिया विशेषण, जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है। क्रिया विशेषण आप जानते हैं हमारे अव्यय होते हैं, हमने आपको पढ़ा है एक वीडियो में, और उसके भी भेद होते हैं बहुत सारे। तो यानी जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। उपवाक्य है वो क्या करेगा? प्रधान वाक्य की जो क्रिया है वो उसकी विशेषता बताएगा, यानी क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, यही विशेषता होती है क्रिया की। अब जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। अब यहाँ पे समय का हमें अभाव हो रहा है, तो जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो ये जो वर्षा हो रही है ये हमारी, या ये पहुंचा, दोनों हमारी क्रिया है। तो जब मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पे इसकी जो विशेषता है वो ये है कि वर्षा हो रही थी, ये इसकी विशेषता आ गई। तुम जहां पढ़ते हो मेरा भाई भी वहीं पढ़ता है ना, तो इसमें स्थान हमें पता चल रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। ये हमारे अव्यय हैं, आपको पता ही है क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: समय, स्थान, रीति और परिणाम। तुम
ऐसे बोलो जैसे मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे तरीका आ रहा है, रीति आ रही है, तो तरीका आ रहा है यहाँ पर। तुम जितना पढ़ोगे उतने ही अच्छे अंक आएंगे। अब अच्छे अंक आने की विशेषता क्या है? पढ़ना, जितना पढ़ेंगे, है ना। तो अंक आने की विशेषता है जितना पढ़ेंगे, जितना भी ज्यादा पढ़ेंगे। तो जहां पे क्रिया की विशेषता पता चलती है वहां पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। इनकी पहचान ये है कि ज्यों ही, जब, वैसे, जहां, जिस तरह, जैसे, जिधर, जिस तरह, यदि, ताकि, ये शब्द इन वाक्यों में आते हैं। अगर हमारा जो मिश्रित वाक्य है वो इन योजकों से जुड़ा हुआ है तो उसमें समझो हमारा जो है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो स्टूडेंट, ये तो हमने आपको वाक्य पढ़ा दिए। आपके यहाँ आते हैं वाक्य का रूपांतरण करना, यानी वाक्य परिवर्तित करना। तो अब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया रचना के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, है ना, जिनमें एक होता है सरल, एक संयुक्त और एक मिश्रित। अब हम यहाँ पर आपको सरल से संयुक्त कैसे बनाते हैं या सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे उसका परिवर्तन करते हैं, ये आपको बता रहे हैं। तो उदाहरण बताएंगे, उसी से आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे बच्चा रो रो कर चुप हो गया। अब देखिए, बच्चा रोया, संयुक्त में हमने आपको क्या बताया था कि और लगता है, इसलिए लगता है ना, योजक से जोड़ते हैं। तो और योजक हमारा यहाँ पर हमने लगाया और वाक्य को संयुक्त बना दिया। तो बच्चा रोया और चुप हो गया। अब ये जो रो रो कर है, ये हमारी रो रो कर, यहाँ पे इसको हमने परिवर्तित किया है, ठीक है। तो बच्चा रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य इसका बना बच्चा रोया और चुप हो गया। उसने घर आकर भोजन किया। अब यहाँ भी 2 हमारे जो है वो वाक्य हैं जिनको हम कोई योजक लगाकर बनाएंगे एक वाक्य, और वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जो हमारे सरल वाक्य होते हैं उनमें जैसे ये कर, पर, है ना, ये देखिए इस तरह के शब्द आते हैं। तो आप इससे भी एक पहचान कर सकते हैं सरल वाक्य की। अगर कर है, पर है, तो आपका वो सरल वाक्य है। आप देखिए, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको सभी वाक्यों में इस तरह के शब्द मिल जाएंगे। तो उसने घर आकर भोजन किया, वह घर आया और उसने भोजन किया। अब एक वाक्य हमारा ये बन गया और एक वाक्य उसने भोजन किया। और अगर हम हटा देते हैं तो दोनों ही वाक्य हमारे पास स्वतंत्र रूप से बच गए हैं, यानी दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। यहाँ हुआ लिखना चाहिए था हमको। तो वह आलसी था। अब देखिए, ये हमारा एक वाक्य बन गया, इसलिए ये हमारा योजक बन गया, योजक हमने लगाया। विफल हुआ, ये हमारा दूसरा वाक्य बन गया। तो आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहकने लगे। मां भोजन बनाकर सो गई। अब यहां पर भी हमारे पास 2 वाक्य हैं। देखिए, मां भोजन, यहां सो गई, कर लगने से हमारा सरल वाक्य बना। अब हमें एक योजक लगाना है और हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो मां ने भोजन बनाया और सो गई। आंधी आने पर वर्षा शुरू हो गई। आंधी आई और वर्षा शुरू हो गई। रात होने पर तारे चमकने लगे। रात हुई और तारे चमकने लगे। मीनू बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। ये पूरा वाक्य है एक हमारा, मीनू बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। तो मीनू बीमार है इसलिए आज स्कूल या विद्यालय नहीं आई। ये हमने क्या बनाया, सरल से संयुक्त। अब
एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि जो सरल वाक्य होते हैं उनमें के कारण पर और पर आ जाता है, होने के कारण आ जाता है, ठीक है, कर आ जाता है। ये देखिए ये शब्द इसमें आते हैं। अब है सरल से मिश्र, कैसे बनाएंगे। ईमानदार व्यक्ति सदा सुखी रहता है, सरल वाक्य है हमारा, इसमें कोई योजक नहीं है। तो जो ईमानदार व्यक्ति है, ये देखिए जो वो सदा सुखी रहता है। एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं, शायद हम जब आपको पढ़ा रहे थे मिश्र वाक्य तो ये टिप्स हमने नहीं दी। जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं उनमें जोड़ों में योजक चलते हैं। जोड़ो कैसे, जैसे जो है तो उसके साथ सो आ जाएगा, जब है तो उसके साथ तब आ जाएगा, जैसे है तो उसके साथ वैसे आ जाएगा, क्योंकि है तो इसलिए, मतलब जोड़ों में चलते हैं। अब देखिए जो और यहां पर आया वो। अब है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहां पे देखिए क्योंकि उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो यहां क्योंकि और यहां पर इसलिए, जोड़ों में चलते हैं योजक जो हैं। फिर है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब ये जो से वाक्य शुरू हो रहा है हमारा, ये देखिए जो, तो ये योजक है हमारा, तो ये हमारा क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य। मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, सरल वाक्य है। मैंने एक आदमी देखा, ये हमारा एक वाक्य बन गया। जो, अब ये जो वाक्य है, ये जो दुबला पतला था, ये जो से शुरू हो रहा है। जो हमारा क्या है, हमारा योजक है। तो जो वाक्य योजक से शुरू होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी ये प्रधान वाक्य हुआ और ये हमारा क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य। जो जब हम पढ़ेंगे जो दुबला पतला है तो इसका अर्थ जानने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, तब हमें इसका पूर्ण अर्थ प्राप्त होगा। तो ये हमने बनाए सरल से मिश्र वाक्य। अब है संयुक्त से मिश्र कैसे बनाएंगे। संयुक्त का बताया ना कि दोनों वाक्य अलग करने पर जब योजक हटा देते हैं दोनों वाक्य अलग हो जाते हैं, तो दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। लिली ने कहानी सुनाई और प्रीति रो पड़ी। अब ये देखिए यहां पर और हमारा योजक आ गया है, और है ना, और संयुक्त वाक्य में ज्यादातर और हमारा लगता है, और जो मिश्र वाक्य होता है उसमें हमारा की लगता है, छोटे वाला की। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, दो वाक्यों को हमने और योजक से जोड़ा है। अब यहां पर हम मिश्र वाक्य इसका बनाएंगे। तो लिली ने ऐसी कहानी सुनाई कि प्रीति रो पड़ी। ये देखिए की, और की जो है वो जोड़ों में नहीं आता, यानी जब हम की योजक का प्रयोग करते हैं तो वो अकेला ही आता है। देखिए यहां पर भी कोई दूसरा योजक नहीं है। आलोक ने एक पुस्तक मांगी थी और वह उसे मिल गई। आलोक ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। तुम महान हो और सच बोलते हो, हमारा संयुक्त वाक्य है। अब क्योंकि तुम महान हो इसलिए सच बोलते हो। तो अब क्योंकि से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि तुम महान हो, है ना। तो यहां पे हमें ये वाला वाक्य पढ़ना ही पड़ेगा, तब हमें इसका अर्थ समझ में आएगा। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। क्योंकि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। दोनों आए ना इकट्ठे, देखो क्योंकि और इसलिए, यहां भी इसलिए और क्योंकि इकट्ठे, दो योजक। समय निकल जाता है पर बात याद रहती है। यद्यपि समय निकल जाता है फिर भी बात याद रहती है। तो यहां पे फिर भी और यद्यपि ये योजक हैं। अब है मिश्र से सरल कैसे बनाएंगे। तो सरल वाक्यों में क्या होता है, योजक नहीं होता, तो योजक हटाएंगे सबसे पहले तो, है ना, ठीक है, और एक मुख्य क्रिया बनाएंगे। और जैसा हमने बताया था कि सरल वाक्य में क्या क्या होता है, पर, कर, के कारण, इस तरह होता है ना, तो वो लगाएंगे। अब देखते हैं, जैसे ही पुलिस आई वैसे ही भीड़ छट गई। दो वाक्य हैं ये, है ना, योजक से जुड़े हुए हैं।
तो पुलिस के आते ही, अब हमने एक मुख्य क्रिया बना दी, पुलिस के आते ही भीड़ छट गई। यद्यपि उसके पैर में चोट थी फिर भी वह तेज दौड़ा। मिश्र वाक्य है, देखिए फिर भी और यद्यपि आ रहा है ना। तो यहाँ पे पैर में चोट होने पर भी, ये देखिए पर आ गया यहाँ, वह तेज दौड़ा। तो क्या बना इसका सरल वाक्य, पैर में चोट होने पर भी वह तेज दौड़ा। अब है जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही बस आ गई। तो मेरे पहुंचते ही बस आ गई, मेरे पहुंचते ही बस आ गई। अब पहुंचा वाली क्रिया को हमने क्या किया है, परिवर्तित किया है सरल वाक्य जब बनाया, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहुंचा, ये हमारा क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य हुआ, क्योंकि इसकी क्रिया को हमने बदला है। ये बस आ गई क्रिया जो है ये ऐसे की ऐसे ही हमने प्रयोग की, तो ये हमारा प्रधान वाक्य हुआ। ज्यों ही पंडित जी आए त्यों ही पूजा आरंभ हो गई। पंडित जी के आते ही पूजा आरंभ हो गई, यही बात यहां पर है। ये देखिए हो गई है ना, त्यों ही पूजा आरंभ हो गई, ये हमारी क्रिया है। इधर आए, ये हमारी क्रिया है। हमने इसको यहाँ पे इसका परिवर्तन हमने यहाँ पर किया है। पंडित जी के आते ही, वहां आए हैं, हमने उसे किस पे बदला, आते ही। तो इस वाक्य का हमने क्रिया को बदला सरल करने पर, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य हुआ और ये हमारा हुआ प्रधान वाक्य। क्योंकि वह बुद्धिमान है इसलिए सब उससे सलाह लेते हैं। बुद्धिमान होने के कारण सब उससे सलाह लेते हैं। क्योंकि वह बुद्धिमान है इसलिए सब उससे सलाह लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर होने के कारण, ठीक है, बुद्धिमान है इसलिए, तो यहाँ पे ये जो है इसको हमने यहाँ पर परिवर्तित किया है। बुद्धिमान होने के कारण सब उससे सलाह, अब सलाह लेते हैं हमने ऐसे का ऐसे ही प्रयोग किया है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य ये वाला हुआ और ये हमारा हुआ प्रधान वाक्य। यानी जो क्रिया हमारी नहीं बदलती, परिवर्तित नहीं होती, वो उस क्रिया वाला वाक्य जो है वो हमारा प्रधान वाक्य होता है, और जिसकी बदल देते हैं वो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे ये सलाह लेते हैं को नहीं बदला, तो सब उससे सलाह लेते हैं, है ना। तो ये हमारा प्रधान वाक्य है और ये हमारा योजक है। यहाँ पर ये वाक्य योजक से शुरू हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाक्य रूपांतरण समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नया विषय लेकर। जब तक नई वीडियो हमारी आती है तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।